के मन में ये ख्याल आया था, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि अब मुझे अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें ये महसूस हुआ था कि अगर मैं एक ऐसा इंसान जो इतना पढ़ा लिखा है, जो एक गवर्नमेंट जॉब में उस वक्त हुआ करता था, अगर उसको जाति के चलते इतना दरकिनार किया जा रहा था, समाज में इतनी भेदभाव का सामना करना पड़ा रहा था, तो एक ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए बात नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो शिक्षित समाज नहीं है, आखिर उनके साथ समाज में क्या क्या होता होगा। और तब बाबा साहब ने ये संकल्प लिया कि अब मैं हर उस इंसान की आवाज़ बनूंगा जो अपने लिए आवाज़ बनने के लिए सक्षम नहीं है, जो दबा है, जो कुचला है। महिलाओं की आवाज़ बनूंगा, उस समाज की आवाज़ बनूंगा जो अपने लिए सशक्त नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से और छोटी छोटी स्क्रीन्स के माध्यम से दिखाया गया है कि बाबा साहब का जो जीवनी का सफ़र था वो कैसे था। जगह जगह यहाँ लिखा हुआ है और दिखाया जाता है। देखिए, आधुनिक भारत यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया था, लैंगिक समानता को महत्व, सबको शिक्षा के लिए प्रावधान करना और कौशल विकास में उनकी भूमिका ने सशक्त राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से किया था। चारों तरफ स्क्रीन्स के जरिए आगे बढ़ते हुए ये दिखाया गया है कि उनका योगदान किस किस क्षेत्र में रहा, किन किन लोगों के लिए उन्होंने काम किया और कैसे एक बेहतर समाज को सशक्त करने के लिए उन्होंने जो है योगदान दिया। महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर के साथ वो पूरी चित्रण देखने को मिलेगी कि कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए योगदान दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उनका क्या क्या योगदान रहा उस क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए एक चित्रण मौजूद है, स्क्रीन मौजूद है और साथ ही साथ ये जो बोर्ड है ये बताता है कि किस प्रकार से सन 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस व ग्रेज इन में बैरिस्टर एट लॉ में दाखिला लिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनकी छात्रवृत्ति बाधित हुई, उन्हें भारत लौटना पड़ा और बड़ौदा में सेना के लेखा विभाग में उन्होंने कार्य शुरू किया। उस दौर में वो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे। ये पूरी जो आप दीवार देख रहे हैं ये उस वक्त का चित्रण करती है जब बाबा साहब वडोदरा वापस आए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप कि बड़ौदा का जिक्र किया गया है 1917 में। शैक्षणिक उत्कृष्टता के बावजूद बड़ौदा में उनका अनुभव अप्रिय रहा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो वहाँ पर उन्हें अनुभव हुआ वो बिल्कुल अलग था, बहुत खराब अनुभव था। महाराज सायाजी गायकवाड़ का उनसे अत्यधिक लगाव था, मगर सामाजिक पक्षपात ने उन्हें रहने की जगह मिलने के लिए भी निराश किया। आत्मनिरीक्षण के पश्चात उन्होंने बड़ौदा छोड़ने का निर्णय लिया। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बड़ौदा में एक संकल्प भूमि होती है, सायाजी गायकवाड़ गार्डन के अंदर वो मौजूद है, एक पेड़ मौजूद है जहाँ बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि अब मैं बड़ौदा छोड़ दूंगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें समाज की कुरीतियाँ देखने को मिली। उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, उन्हें किराए पे रहने के लिए अपनी जाति जो है वो छिपानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी जाति बताते तो उन्हें वहाँ रहने के लिए नहीं अलाउ किया जाता। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि बाबा साहब के किए गए अलग अलग क्षेत्रों में कामों की यहाँ पर किस प्रकार से सराहना की गई, किस प्रकार से पॉइंट्स में एक वॉल बनाकर ये दर्शाया गया है कि बाबा साहब कैसे व्यक्ति थे। विलक्षण मानव विज्ञानी, एक मानव विज्ञानी व्यक्ति थे। साथ ही पीछे अगर मैं बात करूं तो सामाजिक समझ वाले शिक्षाविद, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की बेहतर समझ रखता हो, शिक्षा की बेहतर समझ रखता हो। अनुशासन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि वो दृढ़ इच्छा रखते थे। साथ ही दूरदर्शी राष्ट्रीय नेता, एक मजबूत लीडर के तौर पे थे, जिसे विजनरी लीडर के तौर पे कहा जाता है, वैसा एक मजबूत लीडर जो आगे की तमाम चीज़ों को सुरक्षित करता है। साथ ही क्रिटिक ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के आलोचक भी थे। तमाम वॉल्स के जरिए बताया गया है कि बाबा साहब क्या क्या थे। असाधारण अर्थशास्त्री थे। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा वो ये वाला चैम्बर है वो है, क्योंकि यहाँ पर दो बेहद मजबूत चीज़ें दिखाई गई हैं। पहला, बाबा साहब का एक ऐसा स्टैचू है जो आज AI तकनीक से बोलता है। बाबा साहब को आप देख सकते हैं और अगर हो सकता है कि आप यहाँ आएँ तो आप धोखा भी खा जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा साहब खुद खड़े होकर बोल रहे हैं। ये पुतला इस तरीके से बोलता है कि आपको लगेगा कि ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है।
of justification or unconstitutional. But where constitutional methods are open, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो चीज़ें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। एक तरफ जहाँ बाबा साहब का पुतला है जो कि बोलता है, आपको लगेगा कि वो असली पुतला है, वहीं दूसरी तरफ वो दृश्य है, वो पुतले हैं जो ये दर्शाते हैं जिस वक्त संविधान की जो किताब थी उस पर जो है साइन हुआ था, भारत के संविधान जिसको सबसे सशक्त संविधान कहा जाता है, जब उस पर सिग्नेचर हुआ था, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए 24-25 जनवरी 1950 का यह पूरा दृश्य है। यहाँ पर लिखा भी है कि बाएं से दाएं यहाँ पर कौन कौन मौजूद है। राजकुमारी अमृत कौर जो कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि उस वक्त कानून मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे और हमें सबसे मजबूत संविधान दुनिया में हमारे लिए बना था और हमारे बीच आया था। आगे बढ़ते हुए भारत के संविधान के प्रमुख रचयिता, यहाँ पर संविधान के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान सौंपते हुए वक्त की ये पूरी जो आप वॉल देख रहे हैं ना, अलग अलग तस्वीरें दर्शाती हैं, उस तरह अगर आप देखेंगे तो संविधान को सौंपते हुए प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है जो कि 1950 में मनाया गया था। 27 सितंबर 1951 को महिला सशक्तिकरण का विरोध होने पर कानूनी मंत्री पद से त्यागपत्र देने की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है बाबा साहेब की। वहीं आगे बढ़ते हुए बता दूं कि त्यागपत्र के बाद विभिन्न समूहों व संगठन से मुलाकात करते हुए समय की तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। ये पूरा चित्रित करता है ये तमाम केंद्र बिंदुओं को। आगे बढ़ेंगे और इस पूरी जगह की तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या मौजूद है। और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब, यानी हमारे भारतीय संविधान की किताब की यहाँ पर कॉपी रखी गई है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक मजबूत संविधान और टीवी स्क्रीन भी यहाँ पर मौजूद है जो संविधान को खुलते हुए और पन्ने पलटते हुए आपको दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक गैलरी बनाई गई है, पिक्चर गैलरी, जहाँ पर क्विज मौजूद हैं अलग अलग और यहाँ पर आप टैप करके अपने सवालों के ज़रिए आंसर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि भारत के संविधान के सभी 22 भागों की शुरुआत में लघु चित्र शैली में सौंदर्य परक अभिव्यक्ति मोहनजोदाड़ो से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तक भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न अवधियों के संपन्न इतिहास, संस्कृति व परंपराओं की चित्रात्मक यात्रा को दर्शाती है। यानी कि उस वक्त महाद्वीपों की जो संस्कृति थी, इतिहास था और मोहनजोदाड़ो से लेके राष्ट्रीय जो भी इतिहास रहा वो यहाँ इस पूरे चैम्बर के जरिए दर्शाया गया है। सबसे खास जो यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में जब आप आएंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब रखी है। यहाँ पर एक एक पन्ना लगा हुआ है अलग अलग, जो ये बताता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की जो किताब है उसके एक एक पन्ने अलग अलग यहाँ पर मौजूद है और उसमें जो लिखावट है वो साफ तौर पर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारा संविधान जिसे विश्व भर में इतना मजबूत माना जाता है वो यहाँ पर मौजूद है और उसे आप पढ़ सकते हैं। इस तस्वीर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्टैचू के ज़रिए दिखाया जा रहा है वो दृश्य जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो हमारी किताब है उसको सौंपा गया था, भारत का संविधान सौंपते हुए वक्त की तस्वीर। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इस पूरे दृश्य में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। देखिए, बाएं से दाएं ओर की बात की जाए तो राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप यहाँ देख सकते हैं। और जो तमाम ये पुतले हैं ये हूबहू उन्हीं की तरह लगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं धोखा भी खा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते आप एक गैलरी में पहुंचेंगे इस पूरे चैम्बर को पार करने के बाद, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जब बुद्ध का अनुसरण किया गया था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शांति और समानता के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को पत्नी सविता अम्बेडकर व 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 7 से लगभग 8 लाख लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी और पहले ही वो कह चुके थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। 20 साल तक तमाम धर्मों का अध्ययन किया,
अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने उनको अप्रोच किया कि आप हमारे धर्म को अपनाएं। कई लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया कि अगर धर्म छोड़ना ही था तो नास्तिक बन जाते। लेकिन बाबा साहब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, बल्कि अपने से ऊपर उठ के एक सशक्त समाज के लिए सोचते थे। इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बुद्ध धर्म को पहले पढ़ा, समझा और देखा कि एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिकता, समानता, समता, मैत्री की बात करता है, तो मैं इसे अपनाता हूँ, जो अंधविश्वास की बात नहीं करता। इस दीवार को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस दीवार पर जो मौजूद है वो बाबा साहब के जीवन के कुछ बहुत अहम पल हैं। और देखिए, यहाँ बताया गया है कि पंचतीर्थ शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित 5 महत्वपूर्ण स्थानों के लिए किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 बेहद महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले 21 मार्च 2016 को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड की नींव रखते हुए उन्होंने घोषित किया था कि पंचतीर्थ में महू में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में पढ़ाई के दौरान रहने की जगह, लंदन का घर यानी कि उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण जो जगह है, जो स्थान है भूमि, और दादर मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 जगह यहाँ पर जो है दर्शाई गई हैं। ये दीक्षा भूमि है जो कि नागपुर में मौजूद है, जहाँ पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जन्मभूमि है, उनकी जो जन्मभूमि थी मध्य प्रदेश का महू, ये वो जगह यहाँ पर दर्शाई गई है। इससे भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर चैत्य भूमि मौजूद है, जो कि मुंबई के दादर में आप जाएंगे। चैत्य मैं बता दूं कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी व्यक्ति के बचे हुए अवशेष या फिर अस्थियाँ रखी जाती हैं संरक्षित करके। ये जगह दादर में मौजूद है। इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आती है शिक्षा भूमि। कहते हैं इंसान के जीवन में उसकी शिक्षा भूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाबा साहब की शिक्षा भूमि, लंदन में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ पे वो शिक्षा भूमि भी दिखाई गई है। 4 तीर्थ आपने देख लिए, 5वां और आखिरी तीर्थ है जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, महापरिनिर्वाण भूमि। महापरिनिर्वाण भूमि जो कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसे अब आप इस पूरी किताब के रूप में देख पाते हैं। ये जो पूरा म्यूजियम है ये इसी शेप में बनाया गया है, जो कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, निवास स्थल हुआ करता था। यही है पंचतीर्थ। आगे बढ़ते हुए सबसे खास जो यहाँ पर मौजूद है वो है बाबा साहब किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त में, उनकी चीज़ों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए वीडियो में कि किस प्रकार से आज भी वो सारी चीज़ें संरक्षित करके रखी गई हैं। उस वक्त का उनका पंखा, टाइपराइटर, और यहाँ पर बाबा साहब की एक प्रतिमा भी बनाई गई है, कि स्टैचू भी ये दिखाया गया है कि कैसे वो यहाँ बैठकर पढ़ाई किया करते थे। बाबा साहब को किताबों से बहुत लगाव था, सबसे ज़्यादा किताब उनके पास ही मिलती थी। ऐसे में यहाँ पर काफ़ी सारी किताब रखी गई हैं। ये कहा भी गया है कि यहाँ रखी किसी भी चीज़ को छुआ ना जाए, संरक्षित रखा जाए। उनका टाइपराइटर, उनका टेलीफोन, कंपास, एक एक चीज़ संरक्षित है। और सबसे खास बात, यहाँ पर एक कुत्ता मौजूद है। जो लोग बाबा साहब को जानते हैं वो ये बात भी जानते हैं कि बाबा साहब जानवरों से बहुत प्रेम करते थे और ख़ास तौर पे उन्हें कुत्ते रखना बहुत पसंद था। उस वक्त कहीं ना कहीं कैसा बाबा साहब का घर था, किन किन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वहीं आगे बढ़ते हुए जब आप उस कमरे से निकलेंगे तो आपकी नज़र इस दीवार पे पड़ेगी और ये काफिला आपको दिखेगा जो आज ही के दिन का है, यानी कि 6 दिसंबर 1956 का जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। उनका पार्थिव शरीर 7 दिसंबर को बंबई लाया गया था, जहां 10 लाख से अधिक लोगों ने भावपूर्ण विदाई उनको दी थी। साथ ही साथ दादर की चैत्य भूमि में बुद्ध धर्म की रीति अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया था। 6 दिसंबर उनके